नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम फिर से वापस लौट आए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास पर, जिसमें हमारा जो अंतिम वीडियो था उसमें हमने कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार खड़ी बोली का विकास प्रारंभ हो गया था। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ईसाई जो मिशनरियाँ थी, जो स्कूल थे, जो पादरी थे, उनकी क्या भूमिका रही थी खड़ी बोली के विकास में। ठीक है, तो समाज में खड़ी बोली के विकास को लेकर के देखिए क्या लिखते हैं शुक्ल जी कि संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई थी उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने लाभ उठाया। किसने लाभ उठाया? ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था और वे जानते थे कि यदि साधारण जनता के बीच फैलाना है तो उन्हीं की भाषा में फैलाना होगा। तो इसी का सबसे बड़ा जो लाभ उठाया वो ईसाई धर्म प्रचारकों ने उठाया, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जनता के बीच में। लिखते हैं कि उसी समय कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया था। और इसी प्रकार बाइबल का देखिए जो अंग्रेजी था, जो विभिन्न अन्य विदेशी भाषाओं में थी, उसको भारत की देसी भाषा में, भारत की जनता की भाषा में उसका क्या किया गया? अनुवाद स्वयं किया गया। किसने किया? केरे साहब ने किया। तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार जो भाषा थी, जनता के बीच की जो भाषा थी, किस प्रकार उसका लाभ उठा रहे थे ईसाई धर्म प्रचारक। इसके लिए ईसाई मिशनरियों ने अपना प्रेस भी स्थापित कर दिया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को क्या करने लगे? छापने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित जनसंख्या पर क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो क्या बना रहे थे? वो लोग ईसाई बना रहे थे। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनके बीच में स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी। ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने लगे। कहते हैं नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। किसके कारण? नूतन शिक्षा के प्रभाव से। अतः राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। किसने डाली थी नींव ब्रह्म समाज की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, संवत 1872 में उन्होंने वेदांत सूत्रों का भाष्य का हिंदी अनुवाद करके प्रकाशित कराया। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नामक एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। तो बंगदूत के संस्थापक कौन है? बंगदूत जो संवाद पत्र था, इसको किसने निकाला था? तो डॉक्टर राजा राम मोहन राय जी ने निकाला था। और बंगदूत नामक एक संवाद पत्र जो था वो किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा में था। ठीक है, तो राजा साहब ने इस प्रकार जो समाज में ईसाई धर्म प्रचारकों की जो बढ़ रही थी जो समस्या, जो लोगों को ईसाई बना रहे थे, उस पर इन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की और अपनी पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को उजागर किया। कहते हैं कि कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। अब देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो क्या था? तो उदंत मार्तंड था, संवत 1883 में। ठीक है, और कौन निकाल रहे थे इसको? पंडित जुगल किशोर निकाल रहे थे, जो कि कानपुर के रहने वाले थे। लेकिन ये पत्र कहाँ से निकलता था? ये पत्र निकलता था कलकत्ता से, उदंत मार्तंड, जिसको पहला समाचार पत्र शुक्ल जी ने कहा है। और देखिए कितनी दुखद बात है कि यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया था। प्रश्न यहाँ से बनता है और कई बार पूछा भी गया है कि किस पत्रिका में प्रथम बार खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेखित किया गया था। ठीक है, तो इसी पत्र में, बंगदूत में, या फिर खड़ी बोली को और किस नाम से, किस भाषा के नाम से जाना जाता है? तो मध्य देशीय भाषा के नाम से। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न ये पूछा जा सकता है। चलिए हम आगे देखेंगे। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि
पीछे राजा राम मोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। किसकी पढ़ाई के लिए? अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ते में कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़कर निकलने लगे और सरकारी नौकरियां पाने लगे। देशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को ना था। अंग्रेजी के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर, यानी कि उस समय तक हिंदी का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, कहते हैं कि संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसों को कंपनी की सरकार से थोड़ा बहुत सहायता मिलता आ रहा था, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन होने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी वह धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतना जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में 1892 ईस्वी में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे। इसलिए लोग कहते हैं कि ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है जो अब तक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि मैकाले ने केवल किस पर ध्यान दिया? अंग्रेजी भाषा की शिक्षा पर ध्यान दिया, और जो यहाँ की मूलभूत भाषा थी, जो हमारी पारंपरिक जो सांस्कृतिक भाषा थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको बिल्कुल तरह से क्या किया? उन्होंने खारिज कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो ये जो अब तक हमारी शिक्षा पद्धति थी किसकी थी? मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। आगे चल के देखिए, अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अब अदालती भाषा की ओर होने लगा। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयाँ और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। किस भाषा में होते थे? फारसी भाषा में होते थे। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाई के काम, दफ्तर के सारे काम। ठीक है, जब अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी, यानी कि दफ्तरों में भी फारसी भाषा को रहने दिया। ठीक है, यानी कि अभी भी दफ्तरों में कौन सी भाषा उस समय तक चल रही थी? फारसी भाषा चल रही थी। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि बोली हिंदी रहे। ठीक है, तो हिंदी बोली रही, अक्षर नागरिक के स्थान पर फारसी भी हो सकती है, ऐसा इस्तेहारनामे में स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने ना पाए, उर्दू चलाई जाए। जाहिर सी बात है, मुसलमान उर्दू का समर्थन कर रहे थे। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि एक वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा को सभी दफ्तरों में लागू कर दिया गया। कहते हैं कि जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया था। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। देखिए स्थिति वहाँ उस समय की कि जो उर्दू पढ़े लिखे होते थे वही शिक्षित कहलाते थे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती रहती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नवशिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों का जो भी थोड़ा बहुत दृष्टि उन लोगों पर जाती थी, अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्म भाव के कारण थोड़ी सी साहित्य के साथ उनकी दृष्टि बनी हुई थी, बहुत कम लोगों में। तुलसीकृत रामायण की चौपाइयाँ और सूरदास के भजन आदि ही उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए था। भाखा यानी हिंदी भाषा, यानी खड़ी बोली को। ठीक है, कि उर्दू ग्रस्त जो लोग थे और जो पढ़ते थे उर्दू, उनका अगर भाखा से कुछ लगाव था तो केवल तुलसीदास के जो रामचरितमानस है उसको पढ़ने के लिए या सूरदास के भजन को पढ़ने के लिए। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नवशिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। यानी कि सभी क्या सीख रहे, पढ़ रहे थे? उर्दू। श्रृंगार रस की भाषा, कविता का अनुशीलन भी गाने बजाने आदि के शौक की तरह इधर उधर बनी हुई थी। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी ना रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। तो इस प्रकार की स्थिति थी उस समय हिंदी की। देखिए इस समय एक महत्वपूर्ण कदम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का संवत 1902 में,
तो संवत 1902 में यद्यपि राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में लेकिन आए नहीं थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर इनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। कहाँ से निकलता है? काशी। बनारस अखबार निकलता है काशी से, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे ने इनको निकलवाया था इस अखबार को, ठीक है, बनारस अखबार को। पर अखबार पढ़ने वाले पहल नव शिक्षितों में मिल सकते थे जिनकी लिखने पढ़ने की भाषा क्या थी? उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई, यद्यपि अक्षर क्या थी? देवनागरी के ही थे। मतलब कि चूंकि नव शिक्षित जो थे, जो मिल सकते थे इसको पढ़ने वाले, वो सभी उर्दू पढ़े लिखे थे, तो इसलिए इस पत्र की जो भाषा थी वो उर्दू रखी गई, परंतु इसके अक्षर जो थे वो देवनागरी के रखे गए। मतलब कह सकते हैं कि जो पहला कदम था हिंदी की ओर वो यहाँ से शुरू होता है। अब समस्या देखिए ये हो गई कि इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे। अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर, ठीक है, कौन सा दूसरा पत्र? सुधाकर, बाबू तारा मोहन मित्र ने निकाला, ठीक है। आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 ईस्वी में निकलता है दूसरा पत्र सुधाकर, ठीक है। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिये ने पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। कहने का तात्पर्य है कि काशी से एक दूसरा पत्र उसी समय निकला जिसका नाम था सुधाकर, और बाबू तारा मोहन मित्र जी इसको निकालते थे संवत 1907 में। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरे में किसी मुंशी सदासुख लाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, ठीक है। और बुद्धि प्रकाश किसने निकाला? तो मुंशी सदासुख लाल ने निकाला 1909 ईस्वी में आगरे से। ये सभी प्रश्न देखिए बनते हैं कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकली, कौन से पत्रिका किसको कौन निकालते थे इससे, तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम आगे। इन महानुभावों के बहुत सारे प्रयत्नों के बाद शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि बाद में जाकर के अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह से चल पड़ी थी। उसमें पुस्तकें भी छपने लगी, अखबार भी निकलने लगे थे, पद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार अदालती भाषा के लिए उर्दू का ही प्रयोग होता था, पद्य की भाषा के लिए ब्रज भाषा का। लेकिन अगर हम बात करें हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा की, तो विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ के पहले ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में चल पड़ी थी। आगे हम अगर देखें तो हिंदी के विरोध की चेष्टा लेकिन बराबर बढ़ती गई। हिंदी का विरोध काफ़ी हुआ। 1911 संवत 1911 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही ना होने पाए, ठीक है। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, और इनसे आप बिल्कुल परिचित ही है कि ये कौन है, सर सैयद अहमद साहब। तो जिनका अंग्रेज़ों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेज़ों को उर्दू की ओर झुकाने को लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। कौन कर रहे थे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है, कि ये बिल्कुल चाहते थे कि स्कूलों में हिंदी की शिक्षा बिल्कुल जारी ना की जाए। बिल्कुल ये विरोध किए थे हिंदी का, और कहते थे कि ये हिंदी जो है एक गंवारी बोली है। क्या है? एक गंवारी बोली है, और अंग्रेज़ों को उर्दू की ओर झुकाने के लिए लगातार इनकी चेष्टा बनी हुई थी। कहते हैं कि हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक, मतलब कह सकते हैं कि भारतेंदु के समय तक लगभग चलता ही रहा। गारसेद तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, गारसेद तासी कहाँ के विद्वान थे? तो फ्रांसीसी एक विद्वान थे गारसेद तासी, ठीक है। फ्रेंच भाषा में इन्होंने इतिहास की पुस्तक कौन सी लिखी है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। कौन? गारसेद तासी। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था। कौन सी पुस्तक? हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास। किसने लिखा था? गारसेद तासी ने लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ बहुत प्रसिद्ध कवियों का भी इन्होंने उल्लेख किया था, ठीक है। तो एक पुस्तक यहाँ पे मिलती है जो महत्वपूर्ण है। आगे चल करके देखेंगे कि राजा शिव प्रसाद और भारतेंदु के समय तक
हिंदी उर्दू का झगड़ा चल रहा था। कब तक? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा जो था वो बना हुआ था अब भी। और जब इस विरोध में और कुछ बल देने के लिए नहीं मिला तो इसको कैसा एक मजहबी एक नुस्खा बना डाला, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। तो अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी जो है वो हिंदुओं की ज़ुबान है जो बुत परस्त है, और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है, ठीक है, दोनों सामी या पैगंबरी मत के मानने वाले। तो इस प्रकार एक इनको धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी की गई, ठीक है, धर्म के नाम पे तोड़ा गया कि अंग्रेजी जो है वो क्या हो गया कि अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है, ठीक है, जो कि बुत परस्त हैं, और उर्दू क्या है मुसलमानों की। और अंग्रेज़ और उर्दू दोनों क्या है एक ही मजहब के हैं, एक ही रिश्ता है दोनों का, और दोनों क्या है सामी हैं या पैगंबरी मत के मानने वाले। इस प्रकार करके हिंदी उर्दू का ये विरोध जो था इस प्रकार इस बात पे जा कर के टिका गया इसको। और अंत में गारसादासी का एक व्याख्यान सामने खुलकर आता है जिसको शुक्ल जी ने यहाँ पे लिखा है कि संवत 1927 के अपने व्याख्यान में गारसादासी ने साफ खोल कर कहा, क्या कहा कि मैं सैयद अहमद खान जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते। तो ये जो व्याख्यान है ये किसका है? गारसादासी का है, ठीक है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अतः इन सब झगड़ों और इन सब मुद्दों के प्रबल विरोध के बाद इतना आप देखिए कि हिंदी को, खड़ी बोली को कितना विरोध सहना पड़ा है। और अंत में भी फिर क्या हो गया कि अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा जो थी हिंदी को भी स्थान देना पड़ा। जो कि असली भाषा थी उसको स्थान देना पड़ रहा है, और जो असली भाषा नहीं थी वो अदालत में चल रही थी। तो इसी पर लिख रहे हैं शुक्ल जी कि अतः अदालती भाषा उर्दू होते हुए भी शिक्षा विधान में देश की असली भाषा हिंदी को भी स्थान देना ही पड़ा, है ना। काव्य साहित्य तो प्रचुर परिमाण में भरा पड़ा ही था, अतः जिस रूप में वह था उसी रूप में उसे लेना ही पड़ा। गद्य की भाषा को लेकर खींचातान आरंभ हुई। इसी खींचातान के समय में राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद मैदान में आए, ठीक है। तो इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी का जो विरोध किया ईसाई मिशनरियों ने और मुसलमानों ने, उर्दू भाषा ने किस प्रकार पैठ बनाई हुई थी अपनी समाज में, तो ये पूरा जो प्रारूप था, जो पूरा इसकी जो भूमिका रही वो इस प्रकार शुक्ल जी ने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। अब अगली कक्षा में हम गद्य साहित्य का जो आविर्भाव होता है यानी कि नागरी अक्षरों में, ठीक है, तो उसके बारे में विस्तार से अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करके जाइएगा इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।